नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 7 बजे इसके बुलेटिन में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं दमोह से खबरों की, क्योंकि दमोह विधानसभा उपचुनाव का प्रचार चरम पर है और दमोह से कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन का एक वीडियो बीजेपी ने अपनी फेसबुक पर शेयर किया है, जिसमें अजय टंडन कोटा तला मारूताल में प्रचार के दौरान पैसे बांटते दिख रहे हैं। हालांकि IBC 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं अब इस पर जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने वीडियो के आगे का भाग शेयर किया और सफाई दी है कि वो कांग्रेस का बिल्ला बांट रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की है और अजय टंडन को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जितने भी झूठे प्रचार कर ले, दमोह से कांग्रेस की ही जीत होगी। प्रत्याशी अजय टंडन चुनाव प्रचार के दौरान खुलेआम नोट बांट रहे हैं। 2-2 हजार के नोट उनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। चुनाव आयोग को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव आयोग जा रही है शिकायत करने, लेकिन चुनाव की शुचितापूर्ण परिपाटी बनी रहे, इसके लिए ऐसे घोटालेबाज घपलेबाज जो लोकतंत्र की मर्यादाओं को, चुनाव की प्रक्रिया को तार तार करना चाहते हैं, ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी चुनाव आयोग तुरंत निरस्त करे, ये हम मांग करते हैं। और इधर मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही घरेलू हिंसा की घटनाओं ने खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को झकझोर कर रख दिया है। सीएम हाउस में उन्होंने अधिकारियों के साथ आज बैठक की, कानून को लेकर मंथन किया और इस दौरान तय किया गया कि घरेलू हिंसा को लेकर कड़ा कानून बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई घरेलू हिंसा की 3 घटनाओं को सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। अब इस पर कड़ा कानून बनाने की तैयारी में जुट गई है सरकार। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और DGP विवेक जौहरी के साथ बैठक की, जहां यह तय किया गया कि घरेलू हिंसा को लेकर बनने वाला कानून बेहद प्रभावी होगा। कानून में हत्या के प्रयास की धारा 307 से भी बड़ी धारा का प्रावधान होगा। पीड़ित महिला के लिए वेलफेयर स्कीम होगी। प्रदेश के 100 थानों में महिला डेस्क बनाने का काम भी किया जाएगा। वहीं हर जिले में महिला थाने भी खोले जाएंगे ताकि यहां पीड़ित आसानी से मदद की गुहार लगा सके। अभी तक प्रदेश में सिर्फ 10 महिला थाने हैं। अब सभी 52 जिलों में महिला थाने खोले जाएंगे। हर हफ्ते घरेलू हिंसा को लेकर समीक्षा भी की जाएगी। सबसे बड़ी समस्या घरेलू हिंसा है। विशेषकर पिछले 15 दिन में 3 जो बहनों के हाथ काटे हैं, पति नहीं काटे, कि सामान्य अपराधी की तुलना में ये भयानक अपराध है कि पति जिसके साथ साथ फिरे लिए वो ये हाथ काट दे, ये विश्वास का खून है। हिंसा किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी हिंसा हो रही है तो चुपचाप बर्दाश्त करना भी सही नहीं है। इससे हिंसा करने वालों के हौसले और बुलंद होते हैं। यही वजह है कि अब सरकार कठोर कानून बना रही है और महिलाओं की मदद के रास्ते आसान कर रही है, ताकि आगे कोई भी महिला हिंसा की शिकार न हो सके। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। तो घरेलू हिंसा को लेकर सरकार सख्त हो रही है, महिलाओं के लिए कड़े कानून और प्रावधान की बात हो रही है। आइए अब आपको उन घरेलू हिंसा की घटनाओं के बारे में बताते हैं जिनके बाद प्रदेश भर में हड़कंप मचा हुआ है और इन्हीं घटनाओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कानून की पहल करने के लिए मजबूर किया है। मध्य प्रदेश के दामन पर हिंसा का दाग। पत्नी पर धारदार हथियार से वार। 17 दिन में 3 घटनाओं से हड़कंप। पवित्र अग्नि के साथ फेरे लेकर 7 जन्मों की कस्में और वादे। पति पत्नी के रिश्ते की यहीं से शुरुआत होती है, मगर इन दिनों प्रेम का ये पवित्र रिश्ता हिंसा की भेंट चढ़ रहा है। जरा जरा सी बात पर पति हिंसक होकर पत्नी के खून का प्यासा नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में ठीक 17 दिनों में 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने झकझोर कर रख दिया। 9 मार्च को निशातपुरा की पारस कॉलोनी निवासी संगीता पर पति प्रीतम सिंह सिसोदिया ने फरसे से हमला कर दिया, जिसमें एक हाथ और एक पैर का पंजा काट दिया था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर हाथ जोड़ा, लेकिन बाद में काटना पड़ा। 22 मार्च की रात 11 बजे सागर के बामन होरा गांव की आरती गौड़ पर
पति रणधीर ने कुल्हाड़ी से हमला कर दोनों हाथ काट दिए। परिजनों ने अगले दिन हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया। ऑपरेशन के बाद आरती अभी हमीदिया अस्पताल में भर्ती है। 25 मार्च को बैतूल के चिचोली में पति ने पत्नी पर हमला कर दिया। सो रही पत्नी पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पत्नी का एक हाथ और दूसरे हाथ की 3 उंगलियों को काट कर अलग कर दिया। कुल्हाड़ी का एक वार पत्नी के चेहरे पर लगने से हालत गंभीर है। इन घटनाओं ने प्रदेश सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। शिवराज सरकार अब जल्द ही नया कानून बनाएगी। अभी 307 के अंतर्गत ही उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन किसी झगड़े के कारण हाथ पैर कटे वो अलग बात है, और पति ही ले जाके काट दे वो तो जघन्यतम अपराध है। इसलिए मैंने निर्देश दिया है कि 307 से बड़ी धारा का हम प्रावधान करें और ऐसे मामले में ऐसी सजा हो कि एक समाज में मैसेज जाए कि ऐसी घटना अगर किसी ने की तो वो छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार भले ही कानून बनाने की बात कह रही हो, मगर बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर ये नौबत आई कैसे, क्योंकि हमारा समाज सदियों से नारी को पूजता आया है। फिर उस पर हिंसा के बारे में कोई कैसे सोच सकता है? अगर वाकई समाज बदल रहा है तो ये बेहद चिंताजनक है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की है। सीएम शिवराज ने इस दौरान ओडिशा से टेलीमेडिसिन सेवा के स्पेशलिस्ट डॉक्टर और बालाघाट के कटंगी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बैठे मरीजों से बातचीत की। सीएम ने टेलीमेडिसिन सेवा को टेक्नो युग में बेहद जरूरी बताया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना काल में डॉक्टरों ने खुद को दांव पर लगाकर कोरोना मरीजों को बचाया है। डॉक्टरों ने दधीची ऋषि का प्रमाण दिया है। सीएम ने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य विभाग की जमकर तारीफ की। सीएम ने बताया कि 35,000 टेस्ट एमपी में ही करने का इंतजाम है। पीपीई किट, 5,000 ICU बेड, 9,000 ऑक्सीजन बेड और तमाम सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है। सीएम ने जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल का नाम बदलकर पुराने नाम पर यानी कि सेठ गोविंदास अस्पताल करने का ऐलान किया है। हमारे 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ टेली मेडिसिन की सुविधा हब एंड स्पोक मॉडल पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसका मतलब यह है कि हमारे कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक हब से एक ऐसे स्थान से बड़े जुड़ेंगे जहां विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे। और मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की संख्या अच्छी खासी हो गई है। हर छात्र सरकारी नौकरी की चाह रखता है। इसके लिए हजारों छात्र महंगे कोचिंग संस्थानों में मोटी फीस देकर पढ़ाई कर रहे हैं ताकि अपने सपनों को पूरा कर सकें। सरकारी विभागों में आज की तारीखों में हजारों की संख्या में पद खाली है, लेकिन कई साल से वे खाली ही पड़े हैं। आने वाले 2 साल में हजारों अधिकारी कर्मचारी रिटायर भी होने वाले हैं। ऐसे में बेरोजगार युवा उम्मीद भरी निगाह से सरकार की तरफ देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों की कमान उम्रदराज कर्मचारियों के हाथों में है और यह आंकड़ा मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की संख्या का तकरीबन 20% है। माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण दफ्तरों की कमान उन हाथों में है जो शायद बड़ी बड़ी वजनी फाइलों का वजन भी नहीं उठा सकते। दरअसल 56 साल से भी ज्यादा उम्र के करीब 1 लाख कर्मचारियों के हाथों में सरकारी दफ्तरों की कमान है। इनमें करीब 22,544 कर्मचारी तो 60 साल की आयु को पार कर चुके हैं और 2 साल में इन कर्मचारियों का रिटायरमेंट होना है। इस साल 21,000 कर्मचारी रिटायर होने जा रहे हैं। उधर अधिकारियों की बात की जाए तो 18 से 35 साल के युवा अफसरों की संख्या महज 420 है। खाली पदों पर भर्ती नहीं होने से सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। पिछले साल करीब 10,000 कर्मचारियों को सरकारी नौकरी दी गई है, जबकि बड़ी संख्या में कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं। बुजुर्ग हाथों में ऑफिसों की कमान होगी तो उसकी कार्य क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमारी मांग है और हमने अनेकों बार सरकार से मांग भी की है कि सीधी भर्ती
पे लगा प्रतिबंध हटाया जाए। 7.5 लाख सरकारी कर्मचारी थे। आज उनकी संख्या जो है 2019 में घट के 5.5 लाख पर आ गई। ये जो 2 लाख 2.5 लाख कर्मचारी जो 2 लाख रिटायर हुए, उनकी जगह पर किसको सरकारी नौकरी थी कि उनके पद कैसे भरेगा, ये क्या शिवराज जी की जवाब देने चाहिए। मौजूदा दौर में सरकारी दफ्तरों में नियमित कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या 5,54,991 है। इनमें प्रथम श्रेणी के अधिकारी 8,162, द्वितीय श्रेणी के अधिकारी 32,426, तृतीय श्रेणी वर्ग के कर्मचारी 4,49,806 और चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कर्मचारियों की संख्या 64,507 है। सरकारी दफ्तरों में सबसे ज्यादा 51 से 55 साल की उम्र के 87,056 अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। बैकलॉग के करीब 19,000 पद कई साल से खाली पड़े हुए हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए सरकार 2002-03 से लगातार विशेष भर्ती अभियान चला रही है। उधर शिक्षकों के 40,000, पुलिस कर्मचारियों के 18,000, पटवारी, राजस्व निरीक्षक सहित अन्य विभागों में 80,000 पद खाली हैं। सरकारी विभागों में हजारों पद खाली हैं और बेरोजगार युवा रोजगार की आस में बैठा है, मगर दूर दूर तक अभी भर्ती प्रक्रिया के रास्ते आसान नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में सरकार तंग हालत होने का हवाला भी दे रही है। ऐसे में रोजगार के रास्ते कब तक खुलेंगे कहना मुश्किल है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, आज रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मध्य प्रदेश के 12 शहरों में संडे लॉकडाउन। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में संडे लॉकडाउन। रतलाम, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन, उज्जैन में भी संडे लॉकडाउन। वहीं विदिशा, नरसिंहपुर, सौंसर में भी संडे लॉकडाउन किया जाएगा। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट रहेगी। बढ़ते संक्रमण के चलते खास सख्ती बरती जाएगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक यादव इंदौर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, पहले 3 शहरों में किया गया, उसके बाद जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, 12 शहरों को लॉकडाउन की तैयारी में लाया जा रहा है। बिल्कुल विजय, जिस जिस जिले में 20 से ज़्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या आ रही है, उन सभी जिलों में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जो फैसला लिया गया है कि सभी जगह पर जो है संडे लॉकडाउन किया जाएगा। शुरुआत की हम बात करें तो शुरुआती दौर में इंदौर, जबलपुर और भोपाल जो कि बड़े शहर हैं, यहाँ पर संडे लॉकडाउन किया गया था। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। लेकिन इसके बाद जब दूसरा फेज आया तो उसमें रतलाम, बैतूल, छिंदवाड़ा और खरगोन जैसे जिलों में भी यहाँ पर संडे लॉकडाउन किया गया और इसके बाद ये संख्या बढ़कर अब 12 तक पहुँच चुकी है। और इसी तरीके से अगर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती है तो संडे लॉकडाउन होने वाले जिलों की संख्या और भी बढ़ सकती है। चूंकि कोरोना संक्रमण की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो अधिकतर जिले हैं वो महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिले हैं, चाहे हम छिंदवाड़ा की बात करें, बैतूल की बात करें या मालवा निमाड़ से खरगोन की बात करें या इंदौर जैसे बड़े शहर की बात करें, तो यहाँ पर संडे लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जो कि और उसके समय में भी परिवर्तन कर दिया गया है। इंदौर में रात 9 बजे से ये जो है नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, जो कि सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। और चूंकि सोमवार को होली है, वहाँ पे धुलंडी है, तो उस दिन भी एक तरीके से कहा जाए कि लॉकडाउन जैसा ही माहौल रहेगा। और साफ तौर पर जो सख्त निर्देश दिए गए हैं कि होलिका दहन को लेकर फिलहाल जो शुरुआती जो फैसला लिया गया था जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कि होलिका दहन नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर राजनीतिक दलों द्वारा विरोध भी जताया गया था। लेकिन अब जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि प्रतीकात्मक तौर पर जरूर होलिका दहन में शामिल हो सकते हैं। और चूंकि होली पर गुलाल डालने की एक परंपरा रहती है तो उसमें सीमित संख्या में लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा। जी वाकई, और जिस तरह से प्रशासन भी मुस्तैद है, लॉकडाउन कोई हल नहीं है, लेकिन एक वैकल्पिक हल जरूर नजर आ रहा है दीपक यहाँ कि इस चेन को तोड़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नागदा के लाल और शहीद जवान बादल सिंह चंदेल को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद बादल सिंह चंदेल की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। शहीद की अंतिम यात्रा के लिए शहर की जनता ने मुख्य मार्ग को रंग बिरंगे फूलों और गुलाल से सजाया। वहीं नगर के व्यापारियों ने शहीद के सम्मान में अपने व्यवसाय प्रतिष्ठान बंद रखे। लोगों ने शहीद की अंतिम यात्रा पर
पुष्प वर्षा की। सभी ने बादल सिंह की शहादत को सलाम किया और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, महेश परमार और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आपको बता दें कि 15 कुमाऊं रेजिमेंट के नायक बादल सिंह चंदेल बुधवार सुबह सिक्किम में अपनी सेवा देने के दौरान शहीद हो गए थे। वो 27,000 फीट ऊंचे ग्लेशियर पर तैनात थे। आज सुबह उनके पार्थिव देह उनके गृह ग्राम नागदा पहुंची, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शहीद बादल सिंह चंदेल के परिवार में उनकी परिवार के सदस्य, माता पिता, पत्नी और 3 साल का एक बेटा है। उनकी शहादत से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। हमारे गृहनगर नागदा का सपूत कुंवर बादल सिंह चंदेल, उनका हमारे बीच में नहीं रहना देश के लिए और विशेषकर नागदा के लिए बड़ी क्षति है। बादल सिंह चंदेल के जिन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया देश के ऊपर, उनको मैं अपने परिवार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से, मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं अपनी ओर से, अपने समक्ष क्षेत्रवासियों की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। निश्चित रूप से भाई बादल की शहादत हमारे युवा लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करके गई है और उनको प्रेरणा देके गई कि वो सेना की में जाएं और देश की सेवा करें। नायक बादल सिंह चंदेल मेरा अच्छा मित्र था और हम दोनों काफ़ी क्लोज थे, साथ में नौकरी करते थे और आज मैं उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ हूँ और वो सिक्किम में नौकरी करता था और बड़ा दुख हुआ मेरे को। बादल सिंह चंदेल जो शहीद हुआ, नागदा नगर के लिए बहुत बड़े गौरव की हुआ है। आज उस नागदा नगर में जन्म किया, नागदा नगर के लिए, पूरे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करें। ऐसे शहीदों के लिए हम नागदा नगर का पूरा देश, भारत नतमस्तक है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी खबरों को IBC 24 की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। साथ ही हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। IBC 24 आपसे अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूर लगाएं। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। नमस्कार।